अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मेरे जिस्म ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋग ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ, मैं ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ लेकिन ये सेट नहीं हो रहा। पेशेंट्स जिल्द की बीमारियों के साथ इस तरह की हालत में आते हैं कि उनकी नॉर्मल जिंदगी भी गुजारनी उनके लिए मुश्किल हो रही होती है। आज हमारे साथ बनु सईद हॉस्पिटल में डॉक्टर जाम असद साहब मौजूद हैं। ये एक बड़े मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट यानी कि माहिर अमराज जिल्द। ये हर सोमवार को बनु सईद हॉस्पिटल डारावाला में हमें 10 बजे से लेके 2 बजे तक टाइम देते हैं। ये इनकी बड़ी शफकत है हम पे कि ये यहाँ पर आते हैं हमारे पास। ये हमारा बैकवर्ड सा इलाका है, इस जगह पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बड़ा फुकदान है। तो ये हाँ, इनकी शफकत भी है, इनकी मोहब्बत है कि यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर मरीजों का फिजिकली तो ये चेकअप करते ही हैं। हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कुछ बीमारियों के बारे में रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके मरीजों को आगाही दे सकें। आज ये जो बीमारी जिस्म पे थप्पड़ बनना, खारिश का होना और जिसको शपाकी बोलते हैं लोग कुछ, इसके हमारी जुबान में इसको अर्टिकेरिया कहते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये इसके बारे में सारी तफसीलात बताएंगे और साथ में इसकी घरेलू रेमेडीज, इसके अंदर अलामतें क्या होती हैं, इसकी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा पब्लिक को कि ये बीमारी अर्टिकेरिया क्या चीज़ है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर पैद, आपका इस वीडियो के लिए शुक्रिया। ये अर्टिकेरिया क्या होता है? मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ तरीके से इसको जाना जाता है। कुछ लोग इसे छपाकी कहते हैं, कुछ लोग तरप्पड़ कहते हैं, कुछ लोग पूरे जिस्म की बीमारी, कुछ लोगों को सुइयाँ चुभती हैं। मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस होती हैं, यानी साइन सिम्टम्स यानी अलामात निशानियाँ। ठीक है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती। कुछ लोगों को बचपन से होता है ये मसला, कुछ को जवानी में, कुछ को बुढ़ापे में, किसी भी टाइम किसी भी वजह से ये शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादातर जो पेचीदा चीज़ें हैं, यानी मोटी मोटी जो चीज़ें जिनकी वजह से ये स्टार्ट होता है, अक्सर हैवी डोज मेडिसिन लेने की वजह से, मैदा ख़राब होने की वजह से, कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, परेशानी की वजह से, और किसी जैसे अब आजकल फसलों की कटाई बिजाई का मौसम है, हशरात जो हैं घरों की तरफ रुख कर लेते हैं, उनके काटने की वजह से, इन चीज़ों से ये शुरू होती है। इसमें होता ये है कि इसमें आईजीई लेवल जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक हिस्सा है, परमानेंट हिस्सा है, उसका लेवल इन वजूहात की वजह से ज़्यादा देर ऊपर रहने की वजह से वो स्टक कर जाता है, तो इतना आसानी से नीचे नहीं आ पाता। अब इसमें हमें करना क्या है? पहले तो ये है कि आपके अंदर जो अलामात आ रही हैं, कुछ लोगों को नहाने के बाद गर्मी और सेक लगता है और टॉवल यूज़ करते हैं, अचानक आउटब्रेक शुरू हो जाती है। कुछ लोग गर्म चीज़ खाते हैं, जिसमें अक्सर खाने की चीज़ों में हमारे पास अंडे की जर्दी, चावल, बड़ा गोश्त, फार्मी मुर्गी, फलों में आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसको काउंटर करने के लिए। सब्जियों में आपके पास गोभी, आगे पालक का सीज़न आ रहा है, और ड्राई फ्रूट्स में ख़ास तौर पे मूँगफली है, दालों में चने की दाल, चने, माश की दाल। इनसे अक्सर औक़ात ये चीज़ें बढ़ती हैं। कोई भी ख़ारिश हो, इन कॉमन चीज़ों से बढ़ती है, तो इनका एहतियात, इसके अलावा सर्दी के मौसम में दीगर एहतियात जैसे नाक, कान और माथा अपना ढाँप के रखना, डायरेक्ट ठंड में ना निकलना, ठंडे पानी से गुरेज़ करना, यानी अपने आप को ठंडा गर्म होने से, ये नहीं कि मुँह धोया है ठंडे पानी से और बाहर निकल आए हैं, इन चीज़ों से एहतियात करना। अक्सर लोगों को छींक से शुरू होता है, काफ़ी टाइम छींके रहने, रनी नोज़, रनिंग आइज़, इनके सिम्पटम से शुरू होता है। उसके बाद ये पूरे जिस्म पे लाल तरप्पड़ की तरह फैलना शुरू हो जाती है। तो लोग समझते हैं शायद ये खुद ही ठीक हो जाएगी, इसको ख़ारिश करते रहते हैं, लेकिन वो जितना ख़ारिश करते हैं, इसने फैलना होता है। तो सबसे पहले बात ये है, इसके इलाज में सबसे बड़ा हिस्सा, 70 से 80% हिस्सा आपका एहतियात है। आप इसमें एहतियात बहुत मेजर हिस्सा रखता है। उसके बाद मेडिसिन है जो कि आपको सपोर्ट के लिए दी जाती है। इसका एक कोर्स होता है 2 से 3 महीने का, उसको अगर पेशेंट अपनी एहतियात के साथ करे तो एक लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल हो जाती है। कुछ लोग बेहतियाती करते हैं,
मेडिसिन नहीं लेते या लापरवाही करते हैं एहतियात में, तो वो फिर बार बार इससे मुतासिर होते रहते हैं। अगर आप एक दफ़ा कोर्स करके अपनी एहतियात कंटिन्यू रखें तो इसका आप लॉन्ग टाइम फ़ायदा उठा सकते हैं, इवन कि आपको ये दोबारा तंग ही नहीं करेगी। शुक्रिया। कोई और सवाल पूछना चाहते हो तो जी, आप अच्छा मैं ये पूछें। पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि ये मेन वजह इसकी है कुछ एलिमेंट्स बाहर से खाने में, साँस में या जिस्म के ऊपर लगने से ये होता है। क्या जब किसी बंदे को फ़र्ज़ करें इसका एकदम से फ्लेयर आए यानी कि अटैक आए, जैसे कि आपने कहा था नहा के बाहर निकला, उसने तौलिया इस्तेमाल किया तो उसके बाद एकदम से उसके पूरे जिस्म पर थप्पड़ बन गए। अब अगर क्या ऐसा कुछ होता है, क्या घर में कोई ऐसा टोटका कुछ बंदा कर सकता है कि फ़ौरी उससे उसको रिलीफ़ मिल सके? कोई ऐसी चीज़? जी, जी, डॉक्टर वैद, बहुत अच्छी बात की आपने। आपने जैसे बताया कि अगर किसी को ऐसे आउटब्रेक हो जाता है, मैंने जैसे बताया कि इसके मुख्तलिफ फैक्टर हैं। इसका असल में जो प्रॉपर वजह है वो आज तक डिस्कवर नहीं हो सकी, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है, इसमें बॉडी के अंदर होता क्या है, वो साइंस अब तक डिस्कवर कर चुकी है, जो कि आईजी लेवल्स का ज़्यादा हो जाना है। घर में अगर आपको ऐसे हो जाता है, यानी आपने कहीं ख़ारिज किया, आपको थरपड़ फ़ील हो रहा है, ये एक छोटे दाने की तरह से स्टार्ट होना शुरू होता है। फिर आप जहाँ-जहाँ हाथ लगाते हैं वो दाना भी बड़ा हो जाता है और जगहों पे भी वो थरपड़ से बनना शुरू हो जाते हैं। पहला काम आपने उसको ख़ारिज नहीं करना। दूसरा, आपने रनिंग टैप वाटर के नीचे रखना है। तीसरा, कोई भी करीब में आपके कोई भी एंटी एलर्जी हो, आपने वो खा लेनी है। और कोई भी ऐसी काम या कोई चीज़ खा रहे हैं, उससे फ़ौरी तौर पे रुक जाना है। ठीक है? जी, डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर फ़र्ज़ करें आपको घर में ऐसा होता है तो 3-4 चीज़ें डॉक्टर साहब ने बड़े वाज़े से बताई हैं। आपको अगर ये चीज़ें कर लेंगे फ़ौरी तो इससे आपको वक़्ती रिलीफ़ मिल जाएगा। कम से कम ये है कि आपको हॉस्पिटल पहुँचने तक का टाइम मिला हुआ है। आप वहाँ पर पहुँच के डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे ये हो रहा है। फिर वो कोई इंजेक्शन, कोई गोलियाँ मज़ीद आपको चलानी होंगी तो वो चला सकते हैं। अच्छा इसके बारे में डॉक्टर साहब एक बात ये बताएँ कि ये आईजी लेवल जो क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले ख़ुलिये हैं उसकी वज़ह से ये चीज़ हो रही है। क्या ऐसा है कि किसी की एक दफ़ा आईजी लेवल्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो वो वापस आने के चांसेस होते हैं या वो मुस्तकिल वो अब ख़ारिश का इस अर्टिकेरिया की बीमारी का शिकार हो गया हुआ है? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर वैद आपने। इसमें आपने पूछा कि आईजी लेवल ऊपर गया उसको वापस आने का चांस होता है। जी, इसमें 100% चांस होता है। ठीक है? जब तक आप उसकी वजूहात को नहीं हटाएँगे, वो ऐसे ही मुसलसल ऊपर रहेगा। साफ ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ से उसकी रूट कॉज़ को ख़त्म करेंगे, उसने खुद ही मर जाना है। ठीक है? इसीलिए मैंने एम्फसाइज़ किया, ज़ोर दिया कि आप परहेज़ को पहले नंबर पे रखना है और उसके बाद मेडिसिन पे जाना है। जब तक आप उसकी वजह को नहीं ख़त्म करेंगे, उसकी दवाई करने के ऊपर आप सिर्फ़ टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी तदाबीर जो है हमेशा कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। जी, डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया उसका किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो अर्टिकेरिया है ये बुनियादी तौर पे किसी न किसी ट्रिगर शुरू होने की कोई वजह होती है। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्टर साहब ने बड़ी तफ़सील से बताई, खानों में भी बाकी भी। तो आप अगर इससे परहेज़ करते रहेंगे, इनसे बचते रहेंगे तो आपका ये जो सिस्टम है ये शुरू नहीं होगा। और जब ये शुरू नहीं होगा तो आपको परेशानी बनेगी नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ बन जाती है तो उसका इलाज करवाने के बाद साथ-साथ परहेज़ें करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। बस आप डॉक्टर साहब, मैं आखिर में 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जी, थैंक यू। क्योंकि अब 1 डेढ़ महीने बाद आपका फॉग और स्मोक का सीज़न शुरू हो रहा है, जो कि इन चीज़ों का सबसे बड़ा सोर्स है। तो आपने अपना आप को ढाँप के निकलना है, ताकि इस तरह की हवा अंदर ना जाए, जो कि इसको ट्रिगर करने का बायस बनेगी। तो अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।